तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़े से ये क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं इसलिए मैंने लिया, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो पेपर में मैंने देख लिया, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने देखा नहीं था, बट मैंने फिर भी अच्छा लगा तो डाल दिया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है ये आपका, क्लास 10 मैथमेटिक्स में। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का रिवीजन कर लिया था, कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखे थे। हाँ, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं एक साथ लूँगा, तो वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 3 का रह रहा है। अब देखिए, हमने जो चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही में बस एक चीज़ ऐड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, मैंने वहाँ बताया भी था, और यहाँ भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये इसका जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 5 और एक 2 का आता है ज़्यादातर, या चेंज भी कर सकता है। तो यानी कि 7 मार्क्स वो या तो वर्ड प्रॉब्लम से पूछ ले, या ऐसे क्वेश्चन तो एक तो आएगा ही कि के की वैल्यू निकालो, राइट। नेचर ऑफ रूट्स पे सवाल ज़रूर बनते हैं। तो हम सारी चीज़ें देखते हैं, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बोला कि सेकेंड चैप्टर में ये हमने पढ़ा है कि अब पॉलिनोमियल अगर इस तरह का हो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल के फॉर्म में लिखें, यानी इक्वल टू 0 लगा दे या इक्वल में c को भेज दे, यानी उसके अंदर अगर हम इक्वल साइन यूज कर लें, तो अब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कंडीशन ये लगा दी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब सोचो, अगर a 0 हो जाए, अगर ये a 0 हो जाए तो ये क्या कर देगा? x² को 0 कर देगा, और अगर x² को 0 कर देगा तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इस वजह से ये कंडीशन लिखते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो a 0 नहीं हो इसलिए ये बनेगा, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि इसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके पास 2 ही रियल रूट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो हम रूट्स बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल में हमने इसको जीरोस कहा था, और चैप्टर 3 में हमने उसको क्या बोला था? उसके सॉल्यूशंस बोले थे, अगर आपको याद हो। तो टर्म थोड़ा सा अलग है, मीनिंग एक ही है सबकी कहीं ना कहीं। आइए आप देखते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब देखिए, हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। अच्छा, इससे पहले 3 था, लेकिन अभी 2 ही है हमारे सिलेबस में। तीसरा क्या था? कंप्लीट स्क्वायरिंग था, अब वो नहीं है। तो इसलिए अभी 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। इनकेस अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएं कि सर ये मुझे नहीं आता, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है। मैं पढ़ाता हूं तो मुझे आइडिया है, बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर। आइए देखिए, अगर आपको फैक्टराइजेशन करना हो तो हम करेंगे क्या? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² + bx + c, ठीक है। यानी कि डिक्रीजिंग पावर में लिखनी है। पहले x² लिख रहे हैं, फिर x लिख रहे हैं, और फिर कांस्टेंट नंबर लिख रहे हैं। इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा x² का कॉफिशिएंट है उसको, और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास नंबर आया, क्योंकि यहाँ पर तो चलो मैंने छोटी वैल्यू ली है समझने के लिए, जो भी नंबर आएगा आप उसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, जैसे आप LCM लेके करते थे, उस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद अब आपको ये देखना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हमें लाना है ये वाला मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म हमारा क्या है? -5। तो अब देखिए कि 2 और 3 को यूज करके -5 कैसे आएगा? तो ऑब्वियसली सी बात है कि -2 और -3 करेंगे तभी तो -5 आएगा। किसी के दिल में आया सर प्लस करो, तो प्लस यूज करोगे तो +5 आएगा, -5 नहीं आएगा। ध्यान रखें, एक स्टेप, यानी कि पहले तो मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए मिडिल टर्म लाना है। नाउ आगे सुनिएगा, मिडिल टर्म आने के बाद हमें यह चेक करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि -2 का मल्टीप्लाई कर लो किससे? -3 से, और ये चेक करो कि क्या यही नंबर आ रहा है। अब अगर वही आ रहा है तब हम इसको यूज करेंगे, वरना यूज नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों पर रख के चेक करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, और दोनों को ऐड करने पर -5 आ रहा है। इसका मतलब हम -2 -3 ले सकते हैं -5 के स्प्लिटिंग में। यानी इसको ऐसे लिखेंगे 2x² - 2x - 3x। हाँ, आप चाहो -3x पहले लिख लो, इससे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर +3 = 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इस टर्म में भी यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है। तो हमने क्या ले लिया? 2x ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ 2x कॉमन आ चुका है तो -1। अब इन दोनों में चेक कीजिए,
देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ -3 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 कॉमन। तो हम कॉमन ले लेंगे क्या, -3। अगर -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा -1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पर -3 कॉमन क्यों लिया, +3 क्यों लिया, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है x -1, तो यही टर्म यहाँ पर रिपीट करवाना है एक्चुअल में हमें, तो इस वजह से हम क्या करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ -3 है और यहाँ देखिए x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, तो अब इन दोनों में से आप x -1 कॉमन ले लीजिए। जब x -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि अगर ये दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ रहा है तो क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, या दोनों ही 0 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको x -1 को भी 0 के इक्वल रख सकता हूं और 2x -3 को भी 0 के इक्वल रख सकता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमें x की वैल्यू क्या आएगी, 1, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, 2 रूट्स निकल कर आ गया। तो ये बाई फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। नाउ जो हमें ज्यादातर यहाँ पर सवाल बनेगा वो इस पर बनेगा, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम इसी को कहते हैं धर्माचार्यास फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बनेगा किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिख लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी होगी, तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। तो ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें निकालना है, सबसे पहले निकालना है डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जब डी निकालेंगे तो डी के निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए आप यहां से बी निकाल लीजिए, यहां से सी ए सब निकाल लीजिए, और उसके बाद इस पर पुट कीजिए b² - 4ac के ऊपर। जब ये b² - 4ac आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको इधर डालना है फॉर्मूले के अंदर, -b ± √d अपॉन में 2a। अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो x = -b ± √d अपॉन में 2a। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो इसके दो रूट्स बनेंगे। तो देखिए एक बार ये प्लस साइन यूज करेंगे तो एक अल्फा आ गया, रूट्स एज्यूम कर लेते हैं अल्फा प्लस आ गया, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, जिसमें हम यहाँ माइनस यूज करेंगे। यानी यहाँ जो प्लस और माइनस लिखा है इसको 2 बार यूज करेंगे तो एक अल्फा बनेगा और एक बीटा बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, इसको जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम रिवीजन कर रहे हैं तो फिर भी सुन लो। जब इस डी को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये डी हमें सिर्फ यहाँ डी, इसको सॉल्व करे बगैर भी हमें ये डी बता देगा कि हमारा रूट्स का नेचर कैसा होगा। क्या मतलब नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका मतलब जैसे 2 रूट्स आएंगे, मान लो कि 2 रूट्स रियल और इक्वल आ रहे हैं, मतलब एक अगर 3 आ गया तो दूसरा भी 3 आएगा, यानी 3 3 5 5 10 10 ऐसा आएगा। तो वो कब होगा, जब डी अगर 0 के इक्वल हो जाए तो दोनों रूट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी। नाउ अगर d हमारा 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि d की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 एनी रियल नंबर पॉजिटिव में आए, तो इसका मतलब हमारे जो रूट्स आएंगे वो 2 रूट्स आएंगे और दोनों रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब एक 1 है एक 3 है, एक 5 है एक 8 है, अलग अलग। और अगर d = 0 है तो दोनों 5 5 3 3 2 2 इस तरह से होंगे। और अगर हमारा d निगेटिव में आ जाए, ये 0 से छोटा आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। वो रूट्स कैसे होंगे, तो फिर वो रूट्स असल में इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ये आप पढ़ोगे क्लास 11 में। हमें सिर्फ इतना देखना है यहाँ पे कि रूट्स उसके रियल नहीं होंगे। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है पहला कि फैक्टराइजेशन करना है, और मैंने जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस टेक्निक से देखते हैं, वरना आप जो परेशान होते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसका टेक्निक ये है कि आप कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे -a² × 2, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -2a²। अब ये जो -2a² है, अगर मैं इसको फैक्टर करूँ तो क्या बन सकता है, तो एक तो बनेगा कि माइनस में 2 हो जाएगा, इनटू में a और फिर से a, यही तो आ सकता है, इसके आगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए हमें लाना क्या है, तो हमें लाना है प्लस का a। अब ये सोचो कि हम कैसे लेकर आएंगे प्लस का a, इन तीनों को यूज़ करके। तो जाहिर सी बात है हम ऐसा भी तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2a और इधर लिख दूँ माइनस का a, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस का a आएगा। देखो मैंने इसी 2a को यूज़ किया और माइनस साइन, अभी साइन तो भी छोड़ दो, अभी तो सिर्फ अब देखो इन तीनों नंबर्स को यूज़ करना है। कर लिया इन तीनों नंबर्स को यूज़।
इसके फैक्टराइजेशन में से 2a इन तीनों को यूज़ करके प्लस करो या माइनस करो, आपको ये लाना था, हम लेकर आ गए। अब आपको ये देखना है कि जिन नंबर्स को यूज़ करके आप a लेकर आए हो, इनके मल्टीप्लाई करने से क्या ये नंबर आ रहा है जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेकर आए थे। तो देखिए, तो यहाँ पर 2a इंटू माइनस ए जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2a²। इसका मतलब ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2x² और यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम +2ax और -ax -x²। ठीक है, अब इन सबको साइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अब आगे देखिए, हम यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, देखो यहाँ से 2x जा चुका तो x, यहाँ से 2x गया तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो हमने ले लिया -a कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस a। चलो इज इक्वल्स टू में 0 लगा दो। अब देखिए x प्लस a यहाँ भी है, x प्लस a यहाँ भी है, तो x प्लस a ले लिया कॉमन, तो जब x प्लस a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, यानी आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसलिए हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया -a, और अगर हम इसको यूज़ कर लें यानी कि 2x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू a/2। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। अब हमें करना क्या है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x² से, यहाँ स्पेस का हमें नीचे कर रहे हैं। देखिए अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें कि 3 से तो क्या आएगा 6। अब देखिए यहाँ पर जो हमें मिडिल टर्म है वो √6 है, तो क्या मैं 6 को रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको याद होगा कि अगर हम √6 इंटू √6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। इसका कॉन्सेप्ट देखना है तो यहाँ देख लो, अगर कोई नंबर है x, अगर हम कर दें x² और उसके ऊपर रूट लगा दें तो रूट से x कट जाता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, देखो हमने कर दिया √x इंटू √x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा √x का स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल होकर x ही तो बच जाएगा। तो इसका मतलब √6x और √6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है यहाँ पर 2√6, तो और माइनस में लाना है, तो क्या हम इन दोनों को माइनस में ऐड कर सकते हैं। देखिए माइनस √6x और यहाँ पर भी माइनस √6x, तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 2 √6x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ जाएगा। मतलब कि अब हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 2 √6x को हम क्या लिख सकते हैं, -2 √6x को हम लिख सकते हैं √6x माइनस √6x। देखिए यहाँ से लिखा है, और प्लस में यहाँ पर 2। अच्छा सुनना यहाँ पे ध्यान से, डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना, बल्कि ये जो 3 है ना सबको रूट में कन्वर्ट कर दो आप। तो क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x² माइनस इसको लिख दिया √6 को क्या मैं फैक्टर कर सकता हूँ, चूंकि यहाँ पर 3 है तो इसको √3 इंटू √2x भी लिख सकता हूँ, माइनस फिर यहाँ पर 6 है तो इसको √3 इंटू 2x लिख सकता हूँ, और प्लस यहाँ पर 2 है तो क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। बस इतना करना है। यहाँ पर जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि बच्चे ना रूट्स देख के ही डर जाते हैं कि अब इसका ये कैसे सॉल्व होगा। है कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। आपको देखो करना क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट को। अब उसके बाद चूंकि यहाँ पर रूट है तो कोशिश करना है उसको रूट लेकर आना, सेम नंबर को अगर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। यानी तो आप एक फॉर्मूला याद करो, अगर और दिक्कत हो रही है तो, कि √a इज इक्वल्स टू a, √3 √3 3, √2 √2 2, √6 √6 6। तो इसलिए यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी इन दोनों को सॉल्व करा तो -2x आ गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेना, अब इजी बन गया है। देखिए यहाँ पर √3x है, यहाँ पर भी √3x कॉमन है, तो हमने ले लिया √3x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया √3x, एक जा चुका है, एक x बच गया, माइनस यहाँ से √3 और x जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बच गया √2। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 और 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या लेंगे कॉमन 2, और देखिए यहाँ माइनस साइन है, अंदर में भी माइनस साइन चाहिए होगा, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया √2। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, यानी कि √3x माइनस √2, और यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0।
अब अगर आप देखो ध्यान से दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू दोनों ही सेम आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, मैं इसको 0 के इक्वल रख रहा हूँ, स्पेस कम है, तो यहाँ पर √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू √2 बाई √3। सिमिलरली यहाँ से भी वही आएगा, सेम आंसर आएगा, इसको भी इक्वल कर दो। अगर आप √3x माइनस √2 को अगर आप 0 के इक्वल प्रूफ करो तो यहाँ पर पुट करो तो ये आ जाएगा √2 अपॉन में √3। दोनों आंसर हमारा क्या आ गया, सेम। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई दोबारा से करके देखो, इसको आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखिए अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात इसमें करनी क्या है, मैंने जानबूझ के सॉल्व नहीं किया इसको, टाइम सेव होता है, लेकिन थोड़ा सा देख लो इसको, आप समझ में आएगा। तो जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x+5 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे। ये क्या हो गया, a² प्लस 2ab यानी 10x और प्लस b² यानी 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 5x माइनस 3। अब सबको एक तरफ लेके आ जाओ। तो जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो यहाँ पर होगा x², यहाँ 5x है और यहाँ 10x है, तो प्लस का 10x और यहाँ माइनस का 5x और यहाँ 25 है पॉजिटिव और वो भी आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो +3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर x², यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस का 10 माइनस का 5, इसलिए आंसर आएगा प्लस का 5x और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आएगा प्लस का 28 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसमें से आप निकाल लीजिए a की वैल्यू, तो a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 5 है और c इज इक्वल्स टू 28 है। हमें निकालना है d, तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b कितना 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 25 माइनस 4 1 = 4 और 4 8 = 32, तो 2 कैरी ओवर 3 और 4 2 = 8 और 8 और 3 11 यानी 112, यानी आंसर जो हमारा आ गया वो देखो आंसर हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा, 112 में से 25 कम कर दो तो यानी कि 2, तो 12 माइनस 5 यानी कि 7 और यहाँ पे हो गया 0 यानी 10 इस 2 गया तो 87। आंसर निगेटिव का आ गया हमारा। अब चूंकि हमारा डी क्या है, निगेटिव है, इसमें सिर्फ उसने पूछा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अगर वो पूछ लेता कि नेचर ऑफ द रूट क्या है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते कि नेचर ऑफ द रूट इज नो रियल रूट्स, यानी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। आइए अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो अभी हमने फैक्टराइजेशन देखा था। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए बताएंगे कि इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा, यानी रियल होगा, इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा या नो रियल रूट्स होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें यहाँ से लिखना है ए कितना, देखें यहाँ पर 2 और b कितना है -3 और c क्या है 5। विद साइन लेते हैं b की वैल्यू। अब हमें निकालना है सबसे पहले क्या, d, तो d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू है हमारे पास -3, तो ब्रैकेट में डाल के इसको सॉल्व कीजिए, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ गया 9 और यहाँ देखिए 4 2 = 8 और 8 5 = 40। तो आपका आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव आंसर आएगा हमारा। चलो सॉल्व कर लो, निगेटिव में कितना आएगा 40 में से अगर हम 9 कम कर दें तो हमारे पास बचेगा कितना 31, यानी कि निगेटिव का 31 आ रहा है। इसका मतलब अगर डी निगेटिव है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो रियल रूट्स, इसके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। एक दूसरा देखिए क्या फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर x छूट गया, यहाँ पर x भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए, सबसे पहले a लिखिए, a कितना है, a है 3, b कितना है, तो b है हमारे पास -4√3 और c क्या है, c है प्लस में 4। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है d, तो d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए b कितना है, -4√3, तो हमने पुट कर दिया -4√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर, उसके बाद -4, a की वैल्यू कितनी है 3
और c की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 से जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 3। और यहाँ देखिए 4 4 16 और 16 इंटू 3 यानी कि यहाँ पर भी क्या आ गया 16 इंटू 3। अब आप चेक कर लो ये दोनों आंसर क्या देगा 0, तो इसलिए d यहाँ पर क्या आ गया 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड, ये ऐसे लिख लो टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास फिर से इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे है, तो यस दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 और c इज इक्वल्स टू +3। अब सॉल्व कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -6, तो यहाँ -6 का स्क्वायर -4 इंटू a और इंटू c। सॉल्व कर लो तो -6 का स्क्वायर कितना है 36 माइनस, अब इसको सॉल्व करो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब दिख रहा है कि यहाँ पर 6 - 4 यानी 2, 3 - 2 यानी 1, यानी कि d हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पर रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज डबल, यानी इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो, है वैसे इजी बट अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 3x² + 2x + अल्फा, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और इसका हमने a b c निकाल लिया यहाँ से, और उसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल्स टू, हमने इसको d1 एज्यूम कर लिया, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर -4 और इंटू में a कितना 3 और c कितना है अल्फा, तो यहाँ पे आ गया 2² यानी 4 - 4 3 = 12 अल्फा। ये हमारे d1 की वैल्यू आ गई है जो यहाँ से इक्वेशन दिया हुआ था, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है x² - 4x + 2। अब हमने इसकी a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद इसका हम निकाल ले डिस्क्रिमिनेंट, इसको हमने एज्यूम कर लिया d2। b² - 4ac, b की वैल्यू है -4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 16 - 8 यानी कि 8, d2 की वैल्यू 8 आ गई। अब बोला है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो इसके डिस्क्रिमिनेंट से डबल है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। अब जब दोनों को हमें इक्वल करना होगा, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये डबल है इसके, तो इसलिए अगर दोनों को इक्वल करना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है। अब ये अगर मान लो 4 है, ठीक है ना, अब ये कितना है, ये अगर 2 होगा तभी तो इसका डबल है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके इक्वल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखकर यहाँ पर अब आप ये देखिए कि हमारे पास d1 जो है वो डबल है किसके, d2 के, तो मैंने d2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों इक्वल कर सके, इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेट करने के लिए। अब d1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 - 12 अल्फा, और d1 की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन थी तो 2 × 8। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिए तो यहाँ पे क्या है 16 - 4 और 16 यहाँ से आया 2 8 = 16 और -4 तो 12 और यहाँ से कितना है -12। अब जब -12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर वुड बी -1। तो ये क्वेश्चन अब देख लीजिए ध्यान से, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 3ax² - 6x + 1 = 0 हैज नो रियल रूट्स। यानी हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है a की क्या वैल्यू होगी कि इसके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। तो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, d इज <0, तो हम उसी को यूज करेंगे। देखिए यहां से हमने a निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ x², b निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ x और c निकाल लिया। अब फॉर नो रियल रूट्स वी नो दैट d इज <0, तो हमने d इज <0 की कंडीशन लगा दी, b² - 4ac। अब देखिए b कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। जब इसको आप सॉल्व करोगे 4 3 = 12 तो 12a। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ मैंने इसीलिए रोका हुआ है ताकि आपके सामने अभी देखो यहाँ पर लिखूं तो समझ आए। अब यहाँ पर क्या है कि इस 36 को मैंने इधर भेज दिया तो ये नेगेटिव का हो गया।
अब एक को देखो, ये इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इसकी एक कंडीशन होती है, आप पढ़ोगे इसके बारे में 11th क्लास में। इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड कर दो तो इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा 1 और यहाँ लिख दिया मैंने 1/2, ठीक है। अब देखो, आप जान रहे हो 1 और 1/2 में बड़ा कौन है? 1 बड़ा है। लेकिन अगर मैं माइनस से या -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखिए अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1/2। अब आप मुझे बताओ कि -1 और -1/2, 1/2 का मतलब क्या? 0.5। तो अब दोनों में बड़ा कौन है? अब दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो इस देखिए इनइक्वालिटी की साइन चेंज हुई कि नहीं हुई? और आसान ले लो, यहाँ ले लो -1, यहाँ ले लो 1 और यहाँ ले लो 2, ठीक है। अब आप जानते हो कि 2 बड़ा है 1 छोटा है। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। अब बताओ बड़ा कौन है? तो -1 बड़ा है। यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, उसी को यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 12a। अब देखिए साइन चेंज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 36। अब a से आप डिवाइड कर दो, सॉरी 12 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 36/12 और ये कितनी है? 3 बार, यानी कि a इज ग्रेटर देन 3। तो अब यहां पर जो इसका आंसर आ गया है कि अगर रियल रूट्स नहीं चाहिए हमें तो हम a की वैल्यू 3 से बड़ी रखनी है, यानी 4, 5, 6, 7 इस तरह की वैल्यूज डालेंगे तब इसका आंसर आएगा, नो रियल रूट्स। देखिए तो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें पेपर में आए हुए भी हैं और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो ये तो आप जरूर करके जाओ। मतलब ये समझ लो कि ये तो 100% है, आने वाला है। ये क्वेश्चन नहीं आए, बट डिजिट्स चेंज होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है कि ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स, यानी कि फॉलोइंग इक्वेशंस के पास अगर इक्वल रूट्स हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि अगर इक्वल रूट्स है मतलब d इज इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि देखिए क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यस, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 है, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 है। हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स है इसका मतलब d इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? 0, और d इज इक्वल्स टू क्या होता है? b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। और b क्या है हमारे पास? देखिए k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k² - 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो गया k² - 4 2 8 और 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अब इसको क्या करोगे? k² और इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 24, यानी कि k इज इक्वल्स टू ±√24। अब 24 को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 24 का आप अंदर में अगर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना होता है? 6 4 24, यानी कि 2 बाहर में और √6। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर, k की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहली बात तो ये इसमें भी काम वही करना है, बट इसमें देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे भी कीजिए और इसका मल्टीप्लाई इससे भी कीजिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? ये होगा kx² - 2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ से निकालो ABC, a की वैल्यू कितना है? k, b इज इक्वल्स टू -2k और c इज इक्वल्स टू 6। हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0। d क्या है? अब देखिए d हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, यानी कि -2k² - 4a की वैल्यू भी k है और c हमारे पास है 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो गया 4k² - 6 4 24k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक चीज़ बच्चे गड़बड़ करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आंसर सही हुआ, ऐसा आप ऑप्शन आया कि a और b दोनों सही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर अगर इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद k से k कैंसिल आउट करेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको इस तरह कर दें 4k² इज इक्वल्स टू 24k और k से k कैंसिल कर दें, तो ये मेथड बिल्कुल गलत है। इसमें लॉस ऑफ रूट होता है, इसमें ना एक रूट कम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, ध्यान रखिएगा। तो हमें करना क्या है वो देखिए, हमें कॉमन लेके करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉमन ले लें
तो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4k आएगा कॉमन, और जब 4k कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, k, और यहाँ बच गया है माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर k की दो वैल्यू आई है, एक इसकी वजह से यानी कि 4k इज इक्वल्स टू 0, यानी कि k इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि k इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपका एक्चुअल आंसर है। आई होप 2 क्वेश्चन ये समझ में आ गया। तीसरा देखिए बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बस चीज़ें बदली है थोड़ी सी। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर है, हमारे पास इक्वेशन वही है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। क्या दे रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसमें कह रहा है कि 2 इक्वल रूट्स हैं इसके भी, तो क्या निकालो, p की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सबको पता है कि इक्वल रूट्स है, तो पहले निकाल लो a की वैल्यू कितनी है यहाँ p, और b की वैल्यू यहाँ पर देखो, b की वैल्यू होगी माइनस में 2 रूट 5p, राइट ना, 2 अंडर रूट 5p, और c इज इक्वल्स टू कितनी हो गई 15। हम सभी जानते हैं चूंकि इक्वल रूट्स की बात हो रही है तो d इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0। अब d की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b क्या है हमारे पास, तो b है 2, अच्छा b किस में है, निगेटिव में है, b क्या है माइनस में 2 अंडर रूट 5p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी है p और c की वैल्यू है 15 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने की वजह से। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना 4, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, और इनटू में p स्क्वायर माइनस 4 15 4 जा 60, तो 60p इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये कितना है, तो ये हो गया आपके पास 20p स्क्वायर, और ये हो गया 60p इज इक्वल्स टू 0। 20 फैक्टर है 60 का, तो हम यहाँ पे 20p ले लेते हैं कॉमन। फिर से कह रहा हूँ इसको वहाँ नहीं भेजना, जब 20p यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा p माइनस 3, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर p की दो वैल्यू आएगी, एक तो आ जाएगी p इज इक्वल्स टू 0, और एक क्या आ जाएगी, और एक आ जाएगी p इज इक्वल्स टू 3। करते रहिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम हम अलग से क्लास में इंशाल्लाह लेंगे, सारे क्वेश्चंस एक साथ।